ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जॉर्जिया सत्याना के कोट के साथ। जॉर्जिया कहते हैं दोज हु कैन नॉट रिमेंबर द पास्ट आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कोट है ये सिंपल इशारा करता है कि हमें जो है अपनी हिस्ट्री से, या कह लीजिए कि हमें अपने पास्ट से जो है वो कंटिन्यूस लर्निंग करनी चाहिए। अगर जो इस पास्ट से या हिस्ट्री से लर्न नहीं करता, सीखता नहीं है, तो वो दोबारा उस पर्टिकुलर मिस्टेक को रिपीट करता है। ये कुछ मतलब है जॉर्ज सत्याना का। और ये जो कोट है ये बहुत ही रिलेवेंट है आज के हमारे एडिटोरियल के लिए, हमारे डेली डिस्पैच डिस्कशन के लिए, क्योंकि आपको पता होगा आज, या कह लीजिए 8 तारीख, 8 मई और 9 में जो है वर्ल्ड वॉर 2 के एंड की सेरेमनी के रूप में जो है सेलिब्रेट किया जाता है, और 80th एनिवर्सरी है ये। तो इसको थोड़ा सा देखेंगे कि वर्ल्ड ने क्या सीखा है इस पास्ट मिस्टेक से, वर्ल्ड वॉर 2 से। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और ये जो डिस्कशन है CAPF के लिए डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। ऑल्थो इस एडिटोरियल से जो आज का डेली डिस्पैच डिस्कशन है, इससे डायरेक्टली जो है क्वेश्चन आने की संभावना तो बहुत कम है, लेकिन इसके जो फॉर्डर पॉइंट्स हैं वो एक इफ़ेक्टिव ऐसे लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या कि कह लीजिए कि आर्गूमेंट राइटिंग अगर आ जाती है तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। तो अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने उद्देश्य के साथ। और हमारा उद्देश्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों? अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना। ठीक है, तो अपनी नई नई डायमेंशन ऐड होएगी और हमारा नॉलेज पूल बढ़ता रहेगा। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मई 8 1945, जिसको हम विक्ट्री इन यूरोप डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन जो नाजी जर्मनी था, आपको पहले मैं बता दूं कि ये क्या था कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में दो पार्ट में डिवाइड था वर्ल्ड बेसिकली। एक थे हमारे एलीज और दूसरे थे हमारे एक्सेस। ठीक है, एलीज में कौन कौन सी कंट्री थी? एलीज में था हमारा USA, एलीज में था हमारा फ्रांस, एलीज में था हमारा रशिया। ठीक है, एलीज में था हमारा चाइना, एलीज में था हमारा UK। ठीक है, ये सारी कंट्री जो थी ये एलीज थी। और एक्सिस कंट्री थी ये नाजी वाली, जर्मनी हो गया, इटली हो गया और हमारा जापान हो गया। ये थे हमारे एक्सेस। तो इन दोनों के बीच में बेसिकली फाइट हो रही थी पूरे वर्ल्ड में, और बहुत ही ज़्यादा त्रासदी हुई थी, बहुत ज़्यादा लोगों की जानें गई थी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। तो ये जो वर्ल्ड वॉर 2 था ये 8 मई 1945 में नाजी जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था, इसलिए इसे विक्ट्री इन यूरोप डे VE डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो इसकी वजह से जो है बहुत गंभीर समस्याएं पैदा हो गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में, लाखों जो लोग थे उनकी जानें गई थी, घर परिवार बेघर हो गए थे। तो जब ये एंड हुआ तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको सेलिब्रेट करा स्ट्रीट में लाके। और इसके बाद जब ये सेलिब्रेशन ख़त्म हो गया तो उसके बाद क्या चीज़ रह गई थी यूरोप के अंदर, कि ये जो डैमेज हुआ है वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से, और ये जो बैंकक्रप्ट हो गई हैं बहुत सारी कंट्रीज़, क्योंकि आपको पता होगा जर्मनी में जो इन्फ्लेशन आया था वो भी इसी टाइम पे आया था। तो ये जो सारी चीज़ें हो गई हैं इसको अब रीबिल्ड करना है। अब रीबिल्डिंग जो था एक टॉप प्रायोरिटी, या कह लीजिए एक एम रह गया था यूरोपियन कंट्रीज़ का आफ्टर द वॉर। और इसी के लिए वहाँ पे उन्होंने एक फ्रेज़ को यूज़ करा था, नेवर अगेन, कि ऐसी जो चीज़ थी वर्ल्ड वॉर 2 जैसी चीज़ आज तक किसी ने एक्सपीरियंस नहीं करी थी। और इसीलिए इसका एक फेज़ यूज़ किया गया, नेवर अगेन, कि ये दोबारे जो गलती है, ये मिस्टेक है, रिपीट ना हो। यही गाइडिंग मोटो था। और इसके बाद जो था आपको पता है कि बहुत सारे संगठन वगैरह आ गए थे, UN वगैरह आ गए थे, पूरा जो यूरोपियन यूनियन भी उसी के बाद आ गया था, कि सबको इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली एकदम कंबाइन कर दिया था कि दोबारा ये जो वॉर है ये ना हो, नेवर अगेन वाली चीज़। अब इस चीज़ में जो हमारा ईस्टर्न यूरोपियन और वेस्टर्न यूरोप है, ये अलग अलग रूप में सेलिब्रेट करता है इसको। हमने देखा था एलीज में कौन कौन थे, हमारे रशिया भी था और हमारे फ्रांस वगैरह ये भी था। ठीक है, तो हिस्टोरिकल इसका जो कमेमोरेशन है, ये सेलिब्रेशन है, ये रशिया और वेस्टर्न यूरोप में अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट होता है। जर्मनी ने सबसे पहले सरेंडर करा था राइम में, फिर उसके बाद बर्लिन में सरेंडर करा था। इसीलिए इसको जो है 2 डेट में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। यूरोपियन कंट्रीज़ में इसको 8 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, और रशिया में इसको आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है मॉस्को के अंदर। रशिया बेसिकली ये मानता है, अब अभी की बात है, कि उसका जो कंट्रीब्यूशन था, या कह लीजिए उसने जो सेक्रीफाइसेस अपनी फोर्स के जो सेक्रीफाइस कर रहे थे वॉर के अंदर, उसको जो फुली एक्नॉलेज मिलना चाहिए था वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा, वो मिला नहीं। USSR ने टोटल जो है वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर 26 मिलियन लोगों की जानें गई थी। इसमें से 11 जो मिलियन थे वो तो सोल्जर्स थे। तो काफ़ी भारी मात्रा में रशिया ने अपने जो है जवानों की आहुति दी थी देखा जाए तो। लेकिन उसके हिसाब से इसको जो है कंट्रीब्यूशन जो मिलना चाहिए था, रिकॉग्निशन जो मिलना चाहिए था, वो मिला नहीं है। सोवियत यूनियन
और जर्मनी, इनका एक सीक्रेट प्लान भी था। सोवियत यूनियन और जर्मनी का सीक्रेट प्लान था, और ये वर्ल्ड वॉर वन के टाइम में कुछ अलग था, वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में कुछ अलग था। वर्ल्ड वॉर वन के टाइम में ऐसा था कि जो रशिया है ये जर्मनी के साथ मिला हुआ था, लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था। तो इनके जो सीक्रेट प्लान थे उसका नाम था मोल्टोव रिबेंट्रॉप पैक्ट। तो ये बेसिकली पैक्ट इसलिए था कि जो है जीत के बाद जो यूरोप होगा उसको डिवाइड कर लेंगे जर्मनी और रशिया के बीच में, लेकिन फिर वो इसके साथ मिल गया। तो इनका जो ट्रस्ट था ये बहुत ज़्यादा वीक था। क्यों? क्योंकि पहले यूएसएसआर किसके साथ था? जर्मनी के साथ था। बाद में वर्ल्ड वॉर टू में जो है ये एलीज के साथ आ गया, तो ट्रस्ट तो डेफिनेटली वीक हो गई। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखी है। अब रशिया और यूरोप के अंदर इसका जो सेलिब्रेशन है वो अलग अलग तरह से होता है। रशिया जो है इसको बहुत ही लार्ज मिलिट्री परेड के साथ सेलिब्रेट करता है, और जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ये बहुत ही क्वाइट रिस्पेक्टबल सेरेमनी के साथ इसको सेलिब्रेट करती है, कि जिन लोगों ने जाने दिए हैं उनके लिए जो है मौन व्रत वगैरह रखती है, ऐसे टाइप में सेलिब्रेट करती है। अब ये जो चीज़ है ये करंट से बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। अभी भी जो है यूरोप देखें तो अभी भी वॉर के चपेटे में है। एक तरफ यूक्रेन हो गया, ठीक है, एक तरफ हमारा रशिया हो गया। यूक्रेन के साथ हमारी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, और रशिया के साथ रशिया अकेला ही काफ़ी है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में भी वॉर चल रही है, ठीक है। तो यही जो सिचुएशन है ये टेंशन क्रिएट कर रही है आज के टाइम में भी। और यहाँ पे एक चीज़, एक जो नेवर अगेन का फेज़ यूज़ किया गया था, इसको दोबारा कभी रिपीट नहीं करेंगे, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं थ्रू आउट द वर्ल्ड रिपीट होती हुई नज़र आ रही है। जैसे आप खुद देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल हो गया रशिया और यूक्रेन का, दूसरा एग्जाम्पल हो गया हमारा पैलेस्तीन और इजराइल का, तीसरा एग्जाम्पल हम अपने घर में ही देख रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान का। तो देख रहे हैं धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड जो है वॉर की चपेट में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो नेवर अगेन का फेज़ था वो दोबारा से रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब कि वही सिंपल चीज़, पास मिस्टेक से हमने कुछ सीखा नहीं, कि ये जो मिस्टेक करी थी पास में, क्योंकि जो वॉर है वो किसी भी कंट्री के लिए अच्छी नहीं होती, और वर्ल्ड वॉर टू इसका एक जो एक आप कह सकते हैं एपिटॉम है, एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे जो यूएसए था, अब वर्ल्ड वॉर टू की बात ही करते हैं। यूएसए जो था उसने सपोर्ट दिया था वॉर का। आफ्टर द वॉर तो अमेरिका ने रीबिल्ड करने के लिए यूरोप में, क्योंकि यूरोप जो था खंडर ही बन चुका था वर्ल्ड वॉर टू के बाद, अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा जो है उसको पैसे वगैरह दिए थे रीबिल्ड करने के लिए। तो दो मेजर टूल थे, इसका नाम ज़रूर याद रख लेना, मार्शल प्लान और एक नाटो आया था। वर्ल्ड वॉर टू के बाद आया था मार्शल प्लान और नाटो। इसका मोटिव क्या था? मार्शल प्लान था, उसका मोटिव था फाइनेंशियल एड और रिबिल्डिंग प्रोवाइड कराना यूरोपियन कंट्रीज़ को, कि जो वर्ल्ड वॉर टू के टाइम उनके जो मॉन्यूमेंट्स, उनके जो बेसिकली लाइफ और प्रॉपर्टी का जो लॉस हुआ था उसको फाइनेंशियली उसको वो करना, एड प्रोवाइड कराना। दूसरा था नाटो आया था वर्ल्ड वॉर टू के बाद, ये आया था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज़ को मिलिट्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। तो नाटो के अंडर बेसिकली होता क्या है कि अगर एक आपने नाटो कंट्री के ऊपर अटैक कर दिया तो सारी कंट्री सोचती है कि हमारे ऊपर अटैक कराए, तो सब मिलके हमला करती है। तो इससे क्या होगा कि जो डेटरेंस क्रिएट होगा, कि कोई कंट्री जो है वो नाटो कंट्रीज़ के ऊपर जो है अटैक नहीं करेंगी और वर्ल्ड में पीस रहेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ थी, और यूक्रेन नाटो का पार्ट नहीं है इसलिए उस पर अटैक हो रखा है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये जो है, ये जो मार्शल प्लान और नाटो आया था, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली यूनाइट कर दिया था यूरोपियन कंट्रीज़ को। और बेसिकली वर्ल्ड वॉर टू का रीज़न ही यूरोपियन कंट्रीज़ थी, क्योंकि जर्मनी और फ्रांस आपस में लड़ रहा था, जर्मनी और यूके आपस में लड़ रहा था, ठीक है। तो उन्हीं को एक तरह से यहाँ पे कंबाइन कर दिया कि अब लड़ाइयाँ नहीं होगी, लेकिन फिर भी हो रही है। अब देखें तो अब हो क्या रहा है, अब ये जो कोलैबोरेशन था, ठीक है, ये वर्ल्ड वॉर टू की जो बॉडीज़ वगैरह थी अब वीक होती हुई नज़र आ रही है। चाहे वो हमारा यूएनएससी हो गया, चाहे वो हमारा वर्ल्ड बैंक हो गया, चाहे वो हमारा डब्ल्यूटीओ हो गया, सब जो वर्ल्ड की बॉडीज़ हैं वो वीक होती हुई नज़र आ रही है। अब क्या हो रहा है कि इंडिविजुअल जो कंट्रीज़ है वो अपने खुद के इनिशिएटिव ले रही हैं। तो वो जो इंटीग्रेशन जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद हुआ था वो अब डिसइंटीग्रेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो जो ग्लोबलाइज्ड हुआ था वर्ल्ड, वो डिसग्लोबलाइज्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रम्प के टैरिफ हो गए एग्जाम्पल, और ये वॉर जो चल रही है वो एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब रिसेंटली जर्मनी क्या कर रहा है, जर्मनी जो है डिफेंस पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहा है। जर्मनी ही रीज़न था वर्ल्ड वॉर टू का, ठीक है। अब ये डिफेंस पे दोबारा से पैसा खर्च कर रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न है सिंपल, कि यूएस से जो है स्पेशली डोनाल्ड ट्रम्प जो है उसने बेसिकली नाटो को जो फंडिंग जाती थी उसमें थोड़ा सा जो है अड़चन अड़ाई है। तो जो वर्ल्ड की जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको लग रहा है कि अब जो नाटो है ये वीक होता हुआ नज़र आ रहा है, तो हमको जो है अपना जो सेल्फ डिफेंस सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जैसे इंडिया का भी है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजेंट डे यही इनसिक्योरिटी और ग्लोबल इम्प्लीकेशन के बारे में बताया गया है, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि वॉर चल रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड। यूरोपियन कंट्रीज़ जो है वो अपने आप को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए
डिफेंस का बजट बढ़ा रही है, यूरोपियन डिफेंस बजट जैसा एक प्लान क्रिएट कर रही है, और सिटीजन्स को एडवाइस भी दे रही है कि जो अपना राशन वगैरह है 72 घंटों के लिए जमा कर लो। पोलैंड और बलास्टिक नेशंस जो है उन्होंने लैंड माइन ट्रिटी जो कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 साइन हुई थी उसको भी जो है क्विट कर दिया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दोबारा से वो जो मिस्टेक थी वो रिपीट होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इंडिकेशन दिख रहे हैं यहाँ पे कि कुछ ना कुछ दोबारा वैसा ही होगा जैसा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हुआ था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर वर्ल्ड लेवल पे शांति चाहिए तो हमें सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, क्या? कॉपरेशन। और यही जो कॉपरेशन है ये पूरे वर्ल्ड में जो है ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोबारा जो है वर्ल्ड जो है वॉर की चपेट में हमें दिख रहा है। ठीक है, तो ये ही एडिटोरियल था, आई होप समझ आ गया होगा। इसको अगर कोलैबोरेट करना चाहे इंडिया की करंट सिचुएशन से तो वो भी आप कर सकते हैं। इसको अगर जो है किसी वैल्यूज से अटैच करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे पॉइंट थे इस एडिटोरियल के अंदर, आई होप समझ आ गया होगा। और अगर आ गया हो तो ये जो पेपर 2 का टॉपिक है इसको लिखने का ट्राई करना, इसे लिखोगे तो और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। लिखने के बाद अपना डिस्कशन ग्रुप में इसको सेंड करो, बच्चे जो हैं वो इवैल्यूएट करेंगे। कैसे जाना है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, 2 लिंक दे रखे हैं, दोनों को ज्वाइन कर लो। एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जहाँ पे ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, एक डिस्कशन ग्रुप का लिंक है जहाँ पे जो है आप अपनी जो पीडीएफ लिखने के बाद सबमिट करा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है हमारा एयर डिफेंस सिस्टम। देखो कल ही रात को पाकिस्तानियों ने अटैक किया था इंडिया के ऊपर। अब इंडिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त वाला है, तो उनकी जो बच्चे वाली मिसाइल है वो काम नहीं कर पाई, तो हमने न्यूट्रलाइज़ कर दिया। और काफ़ी सारे जो स्टेट्स थे, स्पेशली जो बॉर्डरिंग स्टेट थे, वहाँ पे ब्लैकआउट हुआ। ब्लैकआउट किस लिए किया जाता है? ताकि ये जो वहाँ के जो फाइटर्स वगैरह, प्लेन वगैरह आते हैं वो टारगेट ना कर पाएँ सिविलियन जो हब्स होते हैं वहाँ पे, इसलिए उनको ब्लैकआउट किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से तो हमारे यूपीएससी सीएपीएफ क्वेश्चन पूछेगा नहीं, पूछेगा कहाँ से कि इंडिया के पास कौन सा एयर डिफेंस सिस्टम है, कैसा इंडिया का जो है ये मैकेनिज्म है, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो हमारा जो ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये 2 टीयर का हमारे पास डिफेंस सिस्टम है। एक होता है एक्सो, एक होता है एंडो। एंडो मतलब इनसाइडली प्रोटेक्ट करना, एक्सो मतलब आउटसाइडली प्रोटेक्ट करना। जैसे मिसाइलों के काफ़ी सारे टाइप होते हैं, वैसे हमने एयर डिफेंस सिस्टम को 2 टीयर में डिवाइड कर रखा है। तो पहले फर्स्ट टीयर पढ़ते हैं एंडो वाला। एंडो वाला क्या चीज़ है? अगर कोई मिसाइल या फिर कोई ड्रोन वगैरह 20 से 40 किलोमीटर ऊपर हमें दिखाई देगा तो ये हमारा एंडो वाला सिस्टम अटैक करेगा। ठीक है, इसके अंदर कौन सा आता है? इसके अंदर आता है अश्वनी। अश्वनी क्या चीज़ है? सिंगल स्टेज सॉलिड रॉकेट प्रोपेल एडवांस्ड एयर डिफेंस, लो एटीट्यूड वाला है ये, इंटरसेप्ट करता है मिसाइल को। तो ये थोड़ा सा हमारा है ब्लास्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम या एयर डिफेंस सिस्टम में फर्स्ट हमारा एंडो। एंडो में कितना किलोमीटर है ये थोड़ा सा याद रखना। कौन सा है? अश्वनी। क्या चीज़ है ये? एयर डिफेंस, एडवांस एयर डिफेंस, सॉलिड, यहाँ पे सॉलिड है, रॉकेट प्रोपेल्ड, सिंगल स्टेज वाला। ठीक है, सेकंड स्टेज वाला आता है हमारा एक्सो। एक्सो कितने किलोमीटर में करता है? एक्सो करता है हमारा 300 से 2000 किलोमीटर ऊपर से जो भी मिसाइल आती है वहाँ पे अटैक कर लेता है हमारा। इसमें आता है पृथ्वी एयर डिफेंस व्हीकल, जिसको प्रद्युमन ब्लास्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर भी बोलते हैं। हायर एल्टीट्यूड के लिए हमारा अग्नि जो 5 बेस्ड ब्लास्टिक इंटरसेप्टर है वो भी है। तो दोनों के नाम याद रखना। अश्वनी हमारा एंडो है और हमारा ये पृथ्वी, ये प्रद्युमन, और ये हमारा अग्नि, ये हमारा एक्सो में आता है। एक्सो में कितना किलोमीटर है? एक्सो की रेंज है 300 से 2000 किलोमीटर तक, और अग्नि की है अप टू 150 किलोमीटर तक। ठीक है, अब दिल्ली को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हमारे यहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि दिल्ली हमारी राजधानी है और राजधानी पे अटैक हो और हमारे पास ये सिस्टम ना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ कंट्रोल यहाँ से होती है ना। तो हमारे यहाँ पे मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम है कि बाहर से कोई अटैक करेगा मिसाइल वगैरह से तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास कि यहाँ तक आ नहीं पाएगा। तो सबसे पहला लेयर है हमारा यही 2 टीयर जो अभी देखा, एंडो और एक्सो वाला। सबसे पहला जो लेयर है हमारा यही वाला है। सेकेंड लेयर में आता है हमारा S-400, जो हमने डिफेंस सिस्टम कहाँ से लिया है? ये रशिया से ले रखा है हमने। ठीक है, S-400 जो है रशिया से हमने वो एयर डिफेंस सिस्टम ले रखा है। सेकंड लेयर में वो आता है। थर्ड लेयर में आता है बराक 8 लॉन्ग रेंज और मीडियम रेंज SAM मिसाइल। फोर्थ लेयर में आता है हमारा आकाश, और फिफ्थ लेयर में आता है हमारा नासम 2। तो थोड़ा लेयर का सीक्वेंस याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास अच्छी खासी प्लानिंग है कि ऐसे नहीं कर पाएगा अटैक। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसको ट्राई करना अटैम्प्ट करने का। एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर ही दे रखा है, थोड़ा सा देखना, ऐसे ही क्वेश्चन कुछ आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट है हमारा UN रेफ्यूजी कन्वेंशन। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर रोहिंग्याज जो हैं वो फॉरेनर्स की कैटेगरी में आते हैं अंडर द फॉरेनर्स एक्ट, तो उनको यहाँ से डिपोर्ट कर सकते हैं एज़ पर लॉ।
अब इसके अगेंस्ट में जो है इनको रोकने के लिए जो है प्रशांत भूषण और वगैरह ये सारे वकील लोग हैं, ये जो है एक होता है ये वाला प्रिंसिपल, नॉन रफुलमेंट वाला प्रिंसिपल है, उसको जो है साइट करके बोल रहे हैं कि इनको नहीं भेजो यहाँ से, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वही बोला है भाई फॉरेनर्स हैं तो इनको तो भेजना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा देख लेते हैं हमारे यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, किसकी वजह कैसे जो है हमारे यहाँ पे फॉरेनर्स अगर आते हैं, रेफ्यूजी वगैरह आते हैं तो उनको हम कैसे डील करते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि इलीगल जो हमारे यहाँ पे इमिग्रेंट्स आते हैं वो हम उनको जो है प्रोटेक्ट करके नहीं रखते, उनको हम भगा देते हैं इलीगल, ठीक है। अब जो लीगली आते हैं उनके लिए हमारे यहाँ पे शरणार्थी हैं, ठीक है। तो एक कन्वेंशन है इसका, यूएन कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजी, यही वाला यूएन कन्वेंशन ऑन रेफ्यूजी, जिसको 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन और द जनेवा कन्वेंशन भी बोला जाता है, जो 28 जुलाई 1951 में साइन हुआ था, ठीक है। यूएन का ये मल्टीलैटरल ट्रीटी है, ठीक है। इसके अंदर जो लोग रेफ्यूजी की कैटेगरी में नहीं आते वो है वॉर क्रिमिनल्स, मतलब वो जो क्रिमिनल्स वाले लोग हैं वो हमारे रेफ्यूजी की कैटेगरी में नहीं आते। और इसके लिए वीज़ा फ्री ट्रैवल भी प्रोवाइड किया जाता है रेफ्यूजी को। देखो दो चीज़ होती है, कंफ्यूज मत होना, एक होते हैं रेफ्यूजीज़, ठीक है। रेफ्यूजीज़ कौन होते हैं कि लेट्स से रोहिंग्याज हैं, ठीक है। रोहिंग्याज के साथ क्या हो रहा है कि जो म्यांमार वगैरह है वो उनको एग्जीक्यूट कर रहा है, उनको मार रहा है, जान से ही मार रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो ये लोग भाग के जो है इंडिया में आ जाते हैं, ठीक है। इंडिया जो है इनको शरणार्थी के वाले कैंप में रख देता है, तो ये है रेफ्यूजीज़। अब दूसरे हैं बांग्लादेशी, ठीक है, ये तारों के नीचे से आ रहे हैं इंडिया के अंदर, ये इलीगल इमिग्रेंट्स हैं। ये कौन है? इलीगल इमिग्रेंट्स, ये रेफ्यूजी नहीं है, ठीक है। तो रेफ्यूजी के लिए तो हमारे पास थोड़े से लॉज वगैरह हैं, लेकिन जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको हम इंडिया में नहीं रखते, उनको डिपोर्ट कर देते हैं वापस। तो इन दोनों डिफरेंस के बीच में थोड़ा सा याद रखना, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब यही सारी चीज़ यहाँ पे दे रखी है, इसके अंदर डेफिनेशन वगैरह बता रखी है इस कन्वेंशन के अंदर कि रेफ्यूजीज़ कौन होते हैं, जो मैंने अभी बताया वही। और ये जो UNHRC है इसी का हवाला लेके प्रशांत भूषण उनको रोकना चाहते हैं। तो यहाँ पे गार्जियन के बारे में बता रखा है कि जो UNHRC है ये जो है गार्जियनशिप एज अ गार्जियन डॉक्यूमेंट जो है सर्व करता है। इसके अंदर एक प्रिंसिपल है नॉन रेफुलमेंट का। इसके अंदर क्या होता है कि वो जो रेफ्यूजी है जो अपने ही स्टेट के अंदर, जैसे म्यांमार वाला जो ये रोहिंग्या थे, ये अपने ही स्टेट में जो है थ्रेट फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ को लेके, तो जो कंट्री है उनको रिटर्न नहीं करेगी, ये इस कन्वेंशन के अंदर लिख रखा है, ठीक है। अब अच्छी बात क्या है कि इंडिया ने ये कन्वेंशन साइन नहीं कर रखा, तो हमारे ऊपर ये लागू नहीं होता क्योंकि हमने साइन नहीं कर रखा है इसको। सिंपल चीज़। एक्सेप्शन इसके अंदर, एक्सेप्शन वही सारे जो क्रिमिनल लोग हैं वो सब एक्सेप्शन है, देख लेना इसको। इस कन्वेंशन के अंदर कौन कौन से राइट्स होते हैं वो सारे यहाँ पे लिख रखे हैं कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन, डिसेंट वर्क मिलेगा, हाउस देंगे, एजुकेशन देंगे, रिलीजन देंगे, पनिश नहीं करेंगे, एक्सपेल नहीं करेंगे। ये सारे राइट्स जो हैं इस कन्वेंशन के अंदर आते हैं, लेकिन इंडिया ने ये कन्वेंशन साइन नहीं कर रखा है, ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। इंडिया इज़ नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ दिस कन्वेंशन, तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। इंडिया ने क्यों नहीं करा भाई? क्योंकि डिस्क्रिमिनेटरी है ये कन्वेंशन ना, इसलिए साइन नहीं करा इंडिया ने। चलो ये हो गया, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अटैम्प्ट करना, क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट चलते हैं टेररिज्म के ऊपर। टेररिज्म के ऊपर बेसिकली ये जो है ये एस्से राइटिंग के लिए फोल्डर पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर वही जो टेररिस्ट वगैरह थे वो अब हमने अटैक करा तो मारे गए, तो वहाँ के जो की टेररिस्ट हैं यहाँ पे बता रखा है हाफिज़ अब्दुल रऊफ, ठीक है। ये US डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, इसकी फ़ोटो भी आई थी, ये जो यहाँ पे जो फ़ोटो दिख रही है ये वाला, ठीक है। तो ये जो था ये वहाँ पे जो टेररिस्ट मारे गए थे उनके लिए प्रेयर कर रहा था, और पीछे देख रहे हैं आप आर्मी पर्सन भी हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्टेट स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है पाकिस्तान जो फॉलो करता है उसका एक प्रूफ है। तो ये सारी चीज़ देख लेना, इसके जो की पॉइंट्स हैं वो आप जो हैं अपने ऐसे राइटिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे यही बता रखा है कि जो विक्रम मिश्री जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो इस फोटो का एज एविडेंस बोल रहे हैं कि हमने जिनको मारा है वो सिविलियंस नहीं है, वो टेररिस्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो US डेजिग्नेटेड जो टेररिस्ट है वही उनके लिए प्रे कर रहा है। तो यही सारी चीज़ यहाँ पे बता रखी है। और अपोजिशन जो पार्टी वाले हैं वो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को है ना अब FATF की ग्रे लिस्ट में डालो। FATF क्या होता है हमने कल देख लिया था, कल वाला एडिटोरियल देख लेना FATF के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा ये रॉबर्ट प्रेवोस्ट। अभी पता है पोप की जो डेथ हो गई थी उसके बाद नया पोप बनाया गया है, और ये फर्स्ट अमेरिकन पोप है रॉबर्ट प्रेवोस्ट। बस इसका नाम याद रखना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है हमारे कल वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी हमने फर्स्ट देखा था द हिंदू जो था उसने वान IFRA का वर्ल्ड मीडिया अवार्ड जीता था। किसके लिए जीता था?
उसने जीता था मेड ऑफ चाइना के लिए, ये इनिशिएटिव चलाया था, इसके लिए उसको वर्ल्ड विनर का अवार्ड दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट हमने देखा था यूएनएससी का 1267 1267 कमेटी, जो फोकस करते हैं ऑन इम्पोजिंग सैंक्शन स्पेशली अगेंस्ट इंडिविजुअल एंड एंटिटी एसोसिएटेड विद अलकायदा एंड आईएसआईएस। तो देखो हमने यही देखा था कल भी। उसके बाद इट वाज रिनेम्ड एज डाइश एंड अलकायदा सैंक्शन कमेटी आफ्टर द 1911 अटैक। तो दोनों ही चीज़ सही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ अलग दे रखी है। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। नहीं, ये तो नहीं है, दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन एक दूसरे से तो रिलेटेड है ही नहीं, क्योंकि एक्सप्लेन कर ही नहीं रही उसको। दूसरा देखें, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्म फोर्सेज इन रिस्पॉन्स ऑफ पहलगाम टेररिस्ट अटैक सिंदूर। यही था, कल इसको देख ही लिया था, तो आई होप कि अच्छे समझ आ गया होगा। इतना ही था आज के एडिटोरियल डिस्कशन के अंदर। अगर अच्छे समझ आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।